हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए बेसिकली आज के क्लास में जो है हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग आज देख रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास मोशन इन ए प्लेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी मोशन इन प्लेन के अंदर जो है एक स्पेशल सेक्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट मीन्स आज के क्लास में हम लोग मोशन इन ए प्लेन के अंदर बेसिकली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बहुत ही डिटेल में जितने भी टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या आइदर वर्टिकल प्रोजेक्शन, हर टाइप के प्रोजेक्शन के अंदर हम लोग ड्राइव करके देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए लेट अस वी कैन कंटिन्यू। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल का बेसिक मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई कहे कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है या किस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, तो बहुत ही सिंपल, इसको आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अगर वो कहीं ना कहीं एक ट्रेजेक्ट्री पाथ को एडॉप्ट करते हुए मूव करेगा, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे समझेंगे? बहुत ही सिंपल, एक पत्थर उठाओ और जैसे मन करे वैसे फेंक दो। तो अगर कोई इंसान किसी पत्थर, किसी स्टोन को फेंकेगा तो ऑब्वियसली उसके पास दो ही रास्ता है, या तो उठा करके नीचे से ऊपर फेंकेगा। अगर नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो इस प्रोजेक्शन को हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन कहते हैं, या तो ऊपर से नीचे फेंकेगा। ऑब्वियसली दो ही मेथड है, या सीधा सीधी फेंकेगा। अगर आप सीधे फेंकते हो वो भी क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में बेंड करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे भी फेंकोगे, अगर आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो वर्टिकल प्रोजेक्शन हो जाएगा और ऊपर से नीचे फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आएगा। यानी कि दोनों ही केस में, दोनों ही टाइप के प्रोजेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के पाथ को अडॉप्ट करेगा, कुछ इस तरह के पाथ को अडॉप्ट करता हुआ नजर आएगा। और इस तरह के पाथ, यानी कि आप सिंपल इसको ऐसे समझिए कि हमने जैसे ये ले लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। हमने किसी स्टोन को फेंका, ये स्टोन बिल्कुल यहां से आकर के ऐसे गिर गया, तो ये जो पाथ बना, इसी पाथ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री पाथ कहते हैं। और ये कौन सा पाथ है? ट्रेजेक्ट्री पाथ है। और ये जो पाथ कोई बॉडी एडॉप्ट किया है, किसके कारण एडॉप्ट किया है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसी टाइप के अगर कोई बॉडी इस तरह के मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आई होप प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक मीनिंग है उसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्रोजेक्टाइल का बेसिक मीनिंग क्या होता है। हम लिख सकते हैं व्हेन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर कोई बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा विदाउट एनी फ्यूल, मतलब हम उसको कोई फ्यूल वगैरह नहीं दे रखे, कोई उसके अंदर ईंधन नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर मूव करता हुआ नजर आएगा तो 100% उस बॉडी के द्वारा जो मोशन एग्जीक्यूट होगा वो 100% कौन सा मोशन होगा, यानी कि नेचर ऑफ मोशन क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो आपको मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, तो बहुत ही सिंपल है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन बेसिकली दो तरह का प्रोजेक्शन होगा। एक को हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता है कि अगर हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ एक सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि आप छत पे चढ़े जाओ और वहाँ से पत्थर उठा के नीचे किसी को फेंको, यह मान के चलो कि आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, ठीक है, आप क्या किए, छत पे चले गए और वहाँ से एक बॉल उठा करके अपने फ्रेंड को दे रहे हो। तो अगर आप अपने छत पर से नीचे जो फ्रेंड आपका खड़ा है, अगर आप उसको बॉल दोगे तो बॉल को फेंकोगे 100%, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा कौन सा प्रोजेक्शन होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, ठीक है। और बॉल को जब आप फेंकोगे तो वो बॉल जो आपका फ्रेंड जो कैच करेगा, तो बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री पाथ, जब आप जैसे ही बॉल को रिलीज करोगे तो वो किस पाथ को अडॉप्ट करेगा? ट्रेजेक्ट्री पाथ को अडॉप्ट करेगा। तो 100% वो कौन सा मोशन कहलाएगा? ऑब्वियसली वो बेटर एग्जांपल है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आपने एथलीट में आपने जेवलिन थ्रो को देखा होगा, जो भाला फेंकता है ना, भाला क्या करता है? भाला को ऐसे पकड़ता है, दौड़ते 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 आएगा, इससे करके फेंकता है। तो आप देखना, जब भाला मूव करेगा, जब हवा में भाला रहता है तो वो किस पाथ को अडॉप्ट करता है? ट्रेजेक्ट्री पाथ को अडॉप्ट करता है। तो भाला के द्वारा जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है? उसी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। या आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हो,
पानी पटाए हो गार्डन वगैरह में, मोटर समरसीबल से क्या करो, पाइप को समरसीबल से कनेक्ट कर लो, मोटर को ऑन कर दो और क्या है आप यहीं पे खड़ा हो। अब देखना कभी कभी मोटा लोग होता है ना, उसको बड़ा थोड़ा मतलब आलसी लेजी टाइप का होता है, वो क्या करता है, अरे कौन जाएगा वहाँ से, तो वो क्या करेगा, पाइप लेगा और ऐसे करके पाइप का जो कॉर्नर है वहाँ पे दाब देता है। तो जैसे दाबेगा ना तो एरिया क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो पानी क्या होगा, एकदम दूर तक जाएगा, एकदम देखना पानी थोड़ा सा ऐसे कर्व के फॉर्म में जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो वाटर का फ्लो होगा वो भी किस पाथ को अडॉप्ट करेगा, ट्रेजेक्टरी पाथ को अडॉप्ट करेगा। तो दैट मीन्स वहाँ पे भी वाटर के द्वारा जो मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए प्रोजेक्शन भी मैंने बता दिया, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, छत पे चढ़ गया और वहाँ से बॉल उठा के नीचे दोस्त को फेंको, तो वो भी कौन सा प्रोजेक्शन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, क्योंकि ऊपर से बॉल कहाँ आ रहा है, नीचे, बाया ट्रेजेक्टरी पाथ को अडॉप्ट करते हुए आ रहा है। दूसरा है वर्टिकल प्रोजेक्शन। अब जैसे आप ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट के ग्राउंड में चले जाओ या कहीं भी पार्क में चले जाओ, वहाँ पे क्या करो, दो दोस्त, एक दोस्त यहाँ पे खड़े हो जाओ और एक दोस्त कहीं और पे, आपने क्या किया, आपने बॉल लिया, दूसरे दोस्त को फेंका, भाई कैच करो। तो जैसे ही बॉल को आप यहाँ पे फेंकोगे तो क्या होगा, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर जाता हुआ एक सर्टेन वैल्यू को अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट को, फिर वहाँ से बेंड करना स्टार्ट, यानी कि जैसे ही बॉल को आप यहाँ पे फेंकोगे आपका दोस्त वहाँ पे कैच करेगा। तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे कैसे आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया, आपने नीचे से ऊपर फेंका, यानी कि जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो उस बॉडी के द्वारा जो पाथ होता है, पाथ तो हमेशा ट्रेजेक्टरी ही होगा, लेकिन वो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, इसलिए उस प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन कहेंगे। तो इसी दोनों प्रोजेक्शन को आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग ड्राइव करके इसके एक्सप्रेशन को देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा तो वहां पे हम चेक करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसको जहां से हमने रिलीज किया और जो टारगेट को हिट करने में कितना टाइम लगा, रेंज कितना कवर किया, दैट मीन्स डिस्टेंस कितना कवर किया, इन सारी चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग किस प्रोजेक्शन को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, एक डायग्राम को स्केच करते हैं और डायग्राम के बिहाफ पे ही हम बहुत सारे पैरामीटर को देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए इसका हम डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे है, यानी कि मान लीजिए कि कोई लड़का है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर क्या है, खड़ा है। दैट मीन्स आप ऐसे सोचो कि आपका घर जो है वो 3 फ्लोर का है, तो सबसे जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे कोई बंदा खड़ा है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राउंड है यहाँ से इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कुछ ना कुछ हाइट होगा, इस हाइट को हमने क्या मान लिया, h। अब यहाँ पे जो एक लड़का खड़ा है, आप यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, मान लीजिए ये क्या है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है। इस लड़का ने क्या किया, इसके हाथ में एक गेंद है, इसने क्या किया, नीचे की तरफ फेंका। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को फेंकेगा तो वो किस तरह का पाथ अडॉप्ट करेगा, इस तरह से वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। तो जब आप किसी चीज़ को फेंकते हो तो कुछ दूर तक वो क्या होता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका, स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी के साथ फेंकते हो, थ्रो करते हो, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कह देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो रीज़न क्या होता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो इनिशियली आपने कुछ ना कुछ स्पीड, वेलोसिटी दी हो, कुछ ना कुछ एनर्जी दी हो। तो जब तक वो वेलोसिटी ग्रेविटी से कम नहीं होगा तब तक कुछ दूर तक वो बॉडी क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको हमेशा क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में उसको खींचता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो नहीं उसकी डायरेक्शन में जाएगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में एनर्जी दिया हूं वो बहुत ही ज़्यादा, ग्रेविटी के वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप किसी भी बॉडी को फेंकते हो एक पार्टिकुलर स्पीड के साथ, तो क्या होता है कि कुछ दूर तक वो स्ट्रेट जाएगा और धीरे धीरे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे वो क्या होता हुआ नजर आएगा, बेंड होता हुआ नजर आएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो रहा है, बॉडी धीरे धीरे एक कर्व यानी कि एक ट्रेजेक्टरी पाथ को क्या होगा, एडॉप्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, u वेलोसिटी के साथ हमने फेंका। अब मान लेते हैं t टाइम के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर कोई बॉडी कर्व के पाथ को एडॉप्ट कर रहा है तो कोई भी बॉडी जब कर्वलिनियर मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो किसी भी इंस्टेंट पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो,
टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो मान लीजिए कि टी टाइम के बाद हमें किसी इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये टेंजेंट यानी कि ये हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा, क्योंकि हमें टी टाइम के बाद फाइंड आउट करना है, इसलिए इस वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे, v। अब देखिए यहां से ये क्या होता हुआ, बेंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे, थीटा। तो वेरी सिंपल, अब अगर ये ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी होगा ये हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। बहुत ही सिंपल, एक कंपोनेंट हम ये ले लेंगे, दूसरा कंपोनेंट हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब देखिए, अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था और यहाँ से क्या हुआ, ये बेंड हुआ, तो कितना एंगल पे बेंड हुआ, मान लेते हैं थीटा एंगल पे बेंड हुआ। तो ठीक उसी तरह से ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये इसके रिस्पेक्ट में कितना डिग्री पे बेंड करेगा, यहाँ भी ये कितना डिग्री पे बेंड करेगा, थीटा पे बेंड करता हुआ नजर आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Vx, और इसको क्या लिख सकते हैं, Vy। आप थोड़ा देर के लिए सोचिए, तो अगर हम इसी एक्सिस को चाहें तो इधर भी डॉटेड करके दिखा देंगे। तो डॉटेड करके अगर दिखाएंगे तो ये कंपोनेंट भी हमारा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं Vy हो रहा है। आप देखिए इसी चीज़ को मैं यहाँ भी दिखा दूंगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल। आपको फिलहाल ये समझना है कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसके 2 कंपोनेंट Vx और ये Vy। अगर हम चाहें तो इसी Vx को हम लोग क्या कह सकते हैं, HC का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और Vy जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, VC का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम इसको रिजॉल्व भी करेंगे तो यहाँ पे जो Vx है ये क्या होता हुआ नजर आएगा, हमें V cos थीटा होता हुआ नजर आएगा, और ये जो Vy है, इस Vy को हम वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या लिख सकते हैं, V sin थीटा। हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो आपको केवल ध्यान यहाँ पे देना है कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट Vx, दूसरा कंपोनेंट Vy। Vx हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और Vy कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे ग्राउंड को, या मान लेते हैं ये O पॉइंट है, तो ये हमने क्या ले लिया, A पॉइंट। इस पॉइंट पे इसने ग्राउंड को क्या किया, हिट किया, ग्राउंड को क्या किया, हिट किया। तो आप ये सोचो, जहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, जैसे हमने यहां से फेंका, तो जो हमारा बिल्कुल जहां से हमने फेंका उसके ठीक वर्टिकल कंपोनेंट वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। और जहां पे ग्राउंड को हिट किया, यानी कि ये जो पॉइंट है, और अगर हम डिस्टेंस के केस में देखें तो ये तो हमारा x हो जाएगा, लेकिन यही x कहीं ना कहीं हमें O से A तक का क्या दे रहा है, एक तरह से हमें रेंज दे रहा है। यही हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का रेंज हो गया। यानी कि जब हमने थ्रो किया, फेंका, तो वो ग्राउंड पे जो है हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस को कवर किया। तो जो हमारा ओरिजिन होता है, यानी कि जहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन किए, फेंके, ठीक वहां से जिस पॉइंट पे हिट किया वहां तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो उसने डिस्टेंस को कवर किया वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इसी को कितने लोग हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इसी रेंज को क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कह देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट को हमने फेंका तो ये ऑब्जेक्ट किस नेचर को अडॉप्ट कर रहा है, यानी कि एक तरह से इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ है उस पाथ का नेचर क्या है, यानी कि एक तरह से नेचर ऑफ पाथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं, पहला पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट को हम लोग कह देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेसिकली देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस बॉडी के द्वारा जो पाथ फ्लो हो रहा है, यानी कि ये जो ट्रेजेक्ट्री पाथ को अडॉप्ट कर रहा है, इस ट्रेजेक्ट्री पाथ के क्या बता देगा, इस ट्रेजेक्ट्री पाथ का नेचर बता देगा। यानी कि इसी इक्वेशन के जरिए हमें क्या पता चलेगा, पाथ का नेचर पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, नेचर ऑफ पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। अब आप एक बात बताइए, रेंज जो है यानी कि जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया वो O से A तक कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो आप जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वेरी सिंपल, डिस्टेंस हमारे पास x बराबर आप क्या लिख सकते हो, आपने बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका, u से, तो हम क्या लिख सकते हैं, u इनटू, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से, अब देखिए OA ले लिया और यहाँ पे आपने कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं P पॉइंट ले लिया, तो P से A तक यानी कि जो टाइम लगा इसको, यानी कि
P पॉइंट से A पॉइंट को हिट करने में, यानी कि कहीं ना कहीं टारगेट को हिट करने में इसको मान लेते कितना टाइम लगा, T टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी, तो हमने T दे दिया, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है, U, मान लेते हैं P से A तक आने में कितना टाइम लगा, T, तो x इज इक्वल टू U इंटू टी। वेरी सिंपल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं T इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन में U। वेरी सिंपल। यहाँ से हमें किसका एक्सप्रेशन आ गया, टाइम का। एक्चुअली फाइनल एक्सप्रेशन टाइम का नहीं है, बट हमने इस डिस्टेंस के रिलेशन से जो है हमने टाइम को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा हमें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे ये देखिए आप लोग कि ये क्या हो रहा है, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है, तो यहाँ पे जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन किस डायरेक्शन में लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ही इक्वेशन लेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो डेट, क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब प्लस क्यों लिए, क्योंकि जी जो है बॉडी जो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि नीचे की तरफ है तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लगता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो y इज इक्वल टू, अब देखिए मान लेते हैं कि हमने जो जिस ऑब्जेक्ट को फेंका वो किस वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्म क्या होगा, 0, क्योंकि u इंटू टी, यू अगर 0 हो जाएगा तो ut क्या हो जाएगा, 0, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। वेरी सिंपल। और यहाँ पे t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन में u का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू हाफ जी, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर। अब थोड़ा देर के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू जी अपॉन में 2u स्क्वायर इंटू क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि क्या है हमारे पास हाफ जी अपॉन में यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो टर्म है यानी कि g अपॉन में 2u स्क्वायर, देखो यहाँ पे तो है ही हमारे पास g अपॉन में 2u स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मैं थोड़ा देर के लिए इसको क्या मान लेता हूँ, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, k, तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए g अपॉन में 2u स्क्वायर को हमने कांस्टेंट कर लिया, कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया, k, तो k हो गया हमारे पास क्या है, के एक्स स्क्वायर। अब बताइए y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा रिकॉल किया, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो बहुत ही सिंपल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का है। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि ये जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसको शो कर रहा है, पैराबोला के इक्वेशन को। तो इसका मतलब है कि बॉडी के द्वारा जो ट्रेजेक्टरी पाथ एडॉप्ट हुआ, इस ट्रेजेक्टरी पाथ का नेचर कैसा है, पैराबोलिक नेचर का है। तो हमें ये क्लियरिफाई हो गया, हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। वेरी सिंपल। तो यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। ये तो आपको ये क्लियर हो गया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, थ्रो आउट करेंगे, तो उसका जो पाथ का नेचर होगा वो कैसा होगा, पैराबोला, यानी कि पैराबोलिक नेचर के पाथ को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। ट्रेजेक्टरी तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मान लेते हैं t। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बहुत ही सिंपल, देखिए टाइम को हम लोग कहाँ कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास कितने इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है। और नेक्स्ट हमारे v बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। उसके बाद y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो बहुत ही सिंपल, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तो कहीं भी टाइम है ही नहीं, तो हम इसके ज़रिए
टाइम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी या y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कितने बच्चे सोचते हैं कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि u क्या हो जाएगा 0। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर आप यहाँ पे u को 0 करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा gt। अब जब कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जिस भी पॉइंट पे हिट करेगा, ऑब्वियसली हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 फाइंड आउट करने। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन जो है वो क्या हमारे पास y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइट भी है, तो इन केस ऑफ हाइट भी तो हमें चाहिए, तो y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हमारा बेस्ट सुटेबल इक्वेशन है। इसके जरिए हम इजिली क्या कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सीधे लिखेंगे वी नो डेट, क्या जानते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वेरी सिंपल। अब देखिए y को हम क्या मान सकते हैं, तो यहाँ पे जो y है वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर है। कहीं ना कहीं इस हाइट को हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बहुत ही सिंपल y की जगह क्या लिखेंगे h। अब इनिशियल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी क्या मान रखा हो 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस सीधे हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2h अपॉन में g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए रूट अंडर 2h अपॉन में g। तो यही हमारे पास क्या हो गया, हैंस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा रूट अंडर 2h अपॉन में g। ये हमारा क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। बहुत ही आसान था, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तीसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट कर लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे किसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रेंज का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे पास रेंज क्या हो जाएगा, यानी कि O से A तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा। तो तीसरा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं R। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इजीली हम लोग लिखेंगे। ऑलरेडी डिस्टेंस हमारे पास क्या था x यानी कि r, तो हमने ऑलरेडी देखा था x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था u इंटू टी। तो दिस इंप्लाइज इस x को हम क्या मान सकते थे r, u तो हमारे पास क्या था 2h/g। तो यहाँ पे जो रेंज निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास u अंडर रूट 2h/g। डायरेक्टली वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेंज। हम यहाँ से रेंज फाइंड। अब कितने बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे u को 0 क्यों नहीं ले रहे हैं, अरे भैया यहाँ पे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके थे तो किस स्पीड से फेंके थे, u के साथ फेंके थे, तो इसी वेलोसिटी के साथ वो डिस्टेंस को क्या करेगा, अचीव करेगा। वेरी सिंपल, अगर हम इस इनिशियल वेलोसिटी को ही 0 मान लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रेंज क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा नहीं है कि u को हर कहीं पे हमने 0 माना तो हर केस में 0 हो जाएगा, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि किस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तो कभी भी रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद, अगर मान लेते किसी वेलोसिटी से हमने फेंका तो कुछ टाइम टी के बाद वो कुछ डिस्टेंस को तो अचीव करेगा ना। तो यहाँ पे यही हमारा रेंज विल गिव यू द डिस्टेंस। तो कभी भी अगर ये कुछ डिस्टेंस को अचीव कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कभी भी उसका 0 नहीं हो सकता। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 रखेंगे तो फिर वो कुछ डिस्टेंस को कवर ही नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम कभी भी इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं मान सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू यू रूट अंडर 2h अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हम सीधे लिख सकते हैं बाय pt का मतलब क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम। सीधे रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो सकता है v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, v इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये हमें क्या देगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट विल बी, किसी भी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल बॉडी का अगर हम
वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब आप इसको देखो और आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि बहुत ही सिंपल, एक बॉडी का रिजल्टेंट वेलोसिटी v है, उसके कितने कंपोनेंट है, दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, vx और vy, तो सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट्स इट। जो उसके कंपोनेंट है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, तो डेट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हम वी एक्स और वी वाई का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम जानते हैं वी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी क्या है हमारे पास u, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारे पास क्या है, तो y डायरेक्शन में अगर हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो v बराबर क्या होता है, u प्लस जी टी, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास u प्लस जी टी। अब देखिए y एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमारा क्या है, u, तो इसलिए हमने वी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया, u। लेकिन अगर हम y एक्सिस के अंदर, y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम इनिशियल वेलोसिटी देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस जी टी, तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली जी टी। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, बहुत ही सिंपल, अंडर रूट वी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो v इज इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसके ज़रिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना, डायरेक्शन, यानी कि फोर डायरेक्शन, वेरी सिंपल, फोर डायरेक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हो डायरेक्शन के लिए हमेशा हम किसको याद करते हैं, फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, बेस, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की जगह क्या है हमारे पास जी टी, और वी एक्स की जगह हमारे पास क्या है, यू, तो हमने वी वाई की जगह लिख दिया जी टी और वी एक्स की जगह क्या लिख दिया, यू। तो अगर हम यहाँ पे थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई अपॉन में वी एक्स। तो इस फॉर्मूला के जरिए आप डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब इसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि जितने भी फॉर्मूला यहाँ पे हमने ड्राइव किया हो, इसी फॉर्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो एक क्वेश्चन के जरिए आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आपका ये सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कह रहा है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कह रखा है एक हाइकर जो है वो खड़ा है कहाँ पे, एक 490 मीटर ऊंचा, ग्राउंड से कितना मीटर ऊंचा है वो 490 मीटर ऊंचा कोई क्लिफ है, उसके ऊपर खड़ा है और वहाँ से किसी चीज़ को, एक पत्थर को वो फेंक रहा है, किस स्पीड से, इनिशियली 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, यानी कि जो स्टोन वो फेंक रहा है 490 मीटर हाइट से, उसको ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और जब वो स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो किस स्पीड के साथ वो हिट करेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ठीक है, और साथ ही साथ हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड आउट करना है। तो इसका फोटो किस तरीके से बनेगा, देखिए हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के जरिए हम दिखा देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लेते हैं ये हमारा जो हाइट है, ठीक है, उस क्लिप का एच वो कितना है, मान यहाँ पे दे रखा है 490 मीटर। कितना हाइट है, 490 मीटर। यहाँ से किसी चीज़ को फेंका, वैसे ग्राउंड को हिट किया, बहुत ही सिंपल। ये हमारा यू होगा, यू हमारे पास दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकेंड। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वी हो जाएगा। ये वी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेसिकली, बहुत ही सिंपल। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये हमारा वी एक्स हो जाएगा, ये हमारा वी वाई हो जाएगा। तो वी निकालने का हो जाएगा हमारे पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें क्या पूछे, दे देगा, रेंज दे देगा लेकर के। अगर हम इसको इसको ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी। तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, ए। यहाँ पे ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिया क्या हुआ है, एच हमें ऑलरेडी दे रखा है 490 मीटर, यू हमें दे रखा है
15। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली हम किस स्पीड से फेंकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम स्पीड देते हैं वो हमारा कौन सा वेलोसिटी कहलाता है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइंड आउट करेंगे एट ए टाइम, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस, क्योंकि हमने जब किसी चीज़ को फेंका तो किसी स्पीड से फेंका, तो हम किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, हम तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो इसलिए वो जो स्पीड होगा, जो यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, जो वी एक्स के लॉन्ग यहाँ पे यू है वो हमारा कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये जो इनिशियल स्पीड है ये किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर हम वाई एक्सिस के लॉन्ग इसी यू को लेंगे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने तो प्रोजेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग किया हूं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन। तो बहुत ही सिंपल, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें क्या निकालना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टी निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास √2h/g। या तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए यहाँ पे t = हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू क्या है हमारे पास 490 डिवाइडेड बाय हम क्या ले लेते हैं 9.8। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 98 और 49, वेरी सिंपल, कैसे कटेगा, 49 2 से अगर कटेगा तो ये 49 क्या हो जाएगा, 49 से अगर मैं कटिंग करता हूँ तो 49 1 जा, तो ये 100 आ जाएगा और ये 2 जा आ जाएगा। वेरी गुड, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t = हमारे पास क्या हो जाएगा, √100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 10। यानी कि टाइम हमारे पास कितना निकल गया, अप्रॉक्सीमेटली 10 सेकेंड। डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, ये आंसर आ गया। t = कितना लगा टाइम, 10 सेकेंड लगा। यानी कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो जहाँ से ये प्रोजेक्ट किया गया P से A तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। डायरेक्टली अब देखिए कितना लोग क्या करेंगे, इसी को इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे फाइंड आउट, देखो इसको दूसरे तरीके से और फाइंड आउट कर सकते हैं। y = हम क्या लिख सकते हैं, ut + ½ GT²। हम चाहे तो इस एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट करेंगे। अब हम जब ये हमने क्या लिखा हूँ, डिस्टेंस का इक्वेशन लिखा हूँ, तो यहाँ पे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y के जगह, ये तो हमारा सॉरी डिस्टेंस का आ गया, तो y की जगह हम हाइट को ले सकते हैं, 490 लिखेंगे, तो ये u यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस का इक्वेशन लिखा हूँ y एक्सिस के लॉन्ग लिखा हूँ, और हमने जो ऑब्जेक्ट को फेंका, थ्रो किया, वो किस स्पीड से 15, ये 15 एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ½ g × t। अब वाई की जगह हम क्या ले लेंगे, हाइट को ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा 490 कवर हो रहा है। तो वाई की जगह अगर हम h ले लेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा ½ GT², यहाँ से t का निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था वो इसी एक्सप्रेशन से तो ड्राइव किए थे। तो फर्दर हमें इतना ज़्यादा लेंदी करने की क्या रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, √2h/g। डायरेक्टली हम 2h का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है और g का वैल्यू दे रखा है, हम डायरेक्ट निकाल लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, स्पीड विथ व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत ही सिंपल, देखिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो हमारे पास u है, जो कि हमारे पास कितना दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो बहुत ही सिंपल, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, √vx² + vy²। वेरी सिंपल, आप ऑलरेडी जानते हो v बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, vx की जगह हमने ऑलरेडी देखा था क्या लिखे थे u² प्लस vy की जगह हमारे पास क्या आ गया था, vy में हमने खोल के बताया था कि क्या लिखेंगे, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u प्लस क्या लिखेंगे gt। तो u तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा gt। तो vy की जगह क्या लिखेंगे gt, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास g² t²। डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट करके निकाल दो। u की जगह हम कितना लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस g का वैल्यू क्या लेंगे 9.8 का स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना निकला 10 का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो थोड़ा देर के लिए हम कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि g का वैल्यू हम रफली 10 ले लेते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या ले लो, यहाँ पे आप ले लो 10, क्या ले लो भैया 10, तो काम आपका आसान हो जाएगा। देखो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस ये हमारे पास 10 का स्क्वायर 10 पे पावर 2 और यहाँ पे भी 10 पे पावर 2, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 पे पावर
4। वेरी सिंपल। तो अब यहाँ से इसका फाइंडिंग आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, थोड़ा देर के लिए सोचो। 1 पे कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो 1 0 क्या हो जाएगा 2 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 9.99 अप्रॉक्सीमेटली 99 मीटर पर सेकेंड के रेंज में आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा 99, यानी कि 99.1 आएगा। 99.1 आएगा तब जब हमने g का वैल्यू क्या ले रखा हूँ 9.8। अगर हम g का वैल्यू 9.8 यूज़ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये 99.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम 10 ले लेंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा √10 225, क्योंकि देखो 10 पे पावर 4 है तो ऑब्वियसली 1 पे 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। 225 को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा 10225। इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली 99 आप लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा वो अप्रॉक्स में क्या आ जाएगा 99 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करने के लिए। और अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन को ड्राइव करके दिखाएंगे और उसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।